वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 5 लेक्चर नंबर 1। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, हुक्स लॉ की और हुक्स लॉ की एप्लीकेशंस की। तो इलास्टिसिटी जो है, अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल शेप और साइज when external force is removed। जी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट है। सो ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट है और इस पिवट पॉइंट के साथ हमने एक स्प्रिंग जो है उसको क्या किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। इस तरफ हमने जो है वो एक फोर्स जो है वो अप्लाई की हुई है। तो जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगा, ये स्प्रिंग जो है ये अपनी ओरिजिनल शेप जो है उसमें वापस आ जाएगा। तो ये जो इसकी एबिलिटी है कि ये अपनी शेप को रीस्टोर कर सकता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, तो ये तो होगी इलास्टिसिटी। इसके बाद हम समझेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। ओके, अब मटेरियल किस तरह से स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है हुक्स लॉ, जो कि ये कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो ये कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है। द एक्सटेंशन और compression of an object या length is directly proportional to restoring force जी। इलास्टिक लिमिट मतलब कि हम एक ऑब्जेक्ट जो है उसको इस तरह से स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो रीस्टोरिंग फोर्स के साथ होता है। मतलब जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही उसमें एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो है वो जनरेट होगा, लेकिन ये सारे का सारा जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। यानी इलास्टिक लिमिट से अगर आप बाहर निकलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप या पोजीशन को रीस्टोर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास बॉल पेन है, बॉल पेन का स्प्रिंग आपके पास है, अगर आप उसे एक मिनिमल अमाउंट तक स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लेंथ को क्या करता है, रीस्टोर कर लेता है। लेकिन अगर हम उसे एक हद से ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करता। तो इस चीज़ को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट जो है, विद इन इलास्टिक लिमिट जो फोर्स है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद एक्सटेंशन, जो कि आप उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके साथ जो है वो माइनस साइन आता है। उसकी रीज़न ये है, मैं भी आपको बताता हूँ कि लेट से हमारे पास अगेन जो है हमारे पास जो है वो स्प्रिंग है, और जब ये स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, लेट से हमने कोई इसके साथ वेट जो है या मास जो है वो क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो हमने जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है वो बेसिकली ये है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे है। और इसने लेट से जो अपनी मीन पोजीशन से, लेट से मैं कहता हूँ कि ये इसकी मीन पोजीशन थी,
तो इसने मीन पोजीशन से जो फासला तय किया है दैट इज एक्सटेंशन x। लेकिन ये जो स्प्रिंग है ये इस मास के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप गौर करें तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ को हम कहते हैं फोर्स एंड एक्सटेंशन। लेट्स से कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि एक्सप्लेन करता है फोर्स एंड एक्सटेंशन को। सो यहाँ पे जो है वो हम फोर्स लेंगे, ओके, और इस तरफ जो है वो हम लेंगे एक्सटेंशन, ओके, और ये हमारा जो है वो ओरिजिन है। ओके, तो होता ये है कि विद इन इलास्टिक लिमिट ग्राफ आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब है कि फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमने बनाया है, यस, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कि इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। इसी तरह से इस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ओके। तो और आसानी के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ और इसको पॉइंट बी कह देता हूँ, ओके। तो जब तक जो हमारा फोर्स लगाने से जो एक्सटेंशन में इजाफा हो रहा है या लेंथ में जो इजाफा हो रहा है या कंप्रेशन हो रही है, इस ग्राफ के लिए ओ से ए तक के लिए डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप पॉइंट ए पे जाके उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो वो अपनी इनिशियल स्टेट जो है उसको रीस्टोर कर लेगा। लेकिन अगर आप मज़ीद थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो थोड़ा सा मज़ीद जो है उसमें लेंथ में या उसके साइज़ में इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन थोड़े बहुत उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे आप एक प्लास्टिक के स्केल को जब आप इस तरह से बेंड करते हैं तो उसमें हल्के हल्के स्क्रैच आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको फिर भी रिलीज करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं और इसको प्रोपोर्शनल लिमिट। आपने याद रखना है कि प्रोपोर्शनल लिमिट में फोर्स जो है दैट इज़, यानी कि जो फोर्स है दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद एक्सटेंशन, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ए बी के लिए इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो जो हमारा बेसिकली हुक्स लॉ है वो बेसिकली इलास्टिक लिमिट तक जो है वो वैलिड होता है, ठीक है, इस बात का आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। उसके बाद कुछ हुक्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं। यस, नंबर 1 अगर हम बात कर लें तो बैलेंस व्हील, जी सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी। बैलेंस व्हील एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल वॉचेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वॉच के अंदर हम यूज़ करते हैं। और ये जो बेसिकली हमारे पास जो ये बैलेंस व्हील होता है, ये टू एंड फ्रो मूव करता है, इसके साथ हेयर स्प्रिंग अटैच होता है। मतलब कि आपको याद होगा कि बचपन में आपने देखा होगा कुछ हमारे पास गाड़ियाँ होती थी, इसको हम चाबी से रोटेट करके जो है उसको उसमें मोशन पैदा करते थे। तो उसके अंदर एक छोटी सी बारीक सा स्प्रिंग होता था जो ऐसे स्पाइरल शेप में होता था, उसे हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। तो ये जो हमारे पास बैलेंस व्हील होता है ये मैकेनिकल वॉचेस के अंदर टू एंड फ्रो मूव करता है, और इसके टू एंड फ्रो मूव करने से जो हमारे पास हैंड्स होते हैं वॉच के, एनालॉग वॉच के जो हैंड्स होते हैं वो स्टीडी और रेगुलर जो है वो टिक 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 करके मूव करते हैं। तो वो बेसिकली टिक टिक जो आपको महसूस हो रही होती है वो इस बैलेंस व्हील की वजह से हो रही होती है, और ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। ओके, नंबर टू फोर्स, या आप इसे कह लें कि स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बेसिकली क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है,
और वो जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट। तो आपने ये याद रखना है कि स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स मेजर करता है वो फोर्स बेसिकली वेट होती है। और ये भी जो है आपको पता है कि वो जब बचपन में हम लोग रद्दी बेचा करते थे तो उनके पास एक बैलेंस होता था, उसमें एक हुक लगा होता था। तो जैसे ही आप हुक के साथ अपना शॉपर को हैंग करते थे तो वो नीचे की तरफ स्प्रिंग जो था वो स्ट्रेच होता था। तो स्ट्रेच होने की वजह से वो बेसिकली वेट मेजर कर रहा होता था, तो वो वहाँ पे भी हुक्स लॉ जो था वो ओबे होता था। ओके, नंबर थ्री गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होती है। डिटेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो इसके अंदर ही बेसिकली स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है और उस स्पाइरल स्प्रिंग की मदद से जो है वो आप क्या करते हैं, करंट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन जो थी वो कंक्लूड हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ओके, तो अब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यू हो जाए, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ को रीस्टोर कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हुक्स लॉ इज वैलिड। जी, मैंने आपको भी बताया था कि हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक लिमिट, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो है वो वैलिड होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ओके, 3 है द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज। यस, इसको हम अभी ड्राइव कर लेते हैं। हमें पता है कि F इक्वल्स माइनस के एक्स, तो हमें K का यूनिट निकालना है। सो K विल बी इक्वल्स टू एक्स, नीचे चला जाएगा तो ये बनेगा F ओवर एक्स। माइनस को मैं छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एक्स मीटर, तो ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास फोर्स जो है उसका करेक्ट यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका हमारे पास करेक्ट यूनिट है न्यूटन पर मीटर। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्या बताता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि आपके पास जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस कितनी ज़्यादा है। जैसे बॉल पेन का स्प्रिंग है, उसको आप इजीली कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते हैं, शॉक्स में जो स्प्रिंग यूज होते हैं, या सी सॉ अगर आपने कभी लिया है तो उसके जो सीट के नीचे बिल्कुल स्प्रिंग लगे होते हैं, तो उसको स्ट्रेच करना, कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो स्प्रिंग जो होते हैं उनकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है। तो ये के जो है वो आपको स्टिफनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएलास्टिक मटेरियल। जी, स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल। बहरहाल इसमें बाद में बात करेंगे। रबर भी इलास्टिक मटेरियल होता है, स्प्रिंग भी इलास्टिक मटेरियल, लेकिन प्लास्टिक्स जो आप यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लास्टिक जो है वो इलास्टिक मटेरियल्स नहीं होते, बल्कि वो जब हम उन्हें स्ट्रेच या कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इन द इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस साइन, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। यस, मैंने आपको शुरू में बताया है कि नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि फोर्स जो है वो जो एक्सटेंशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये बेसिकली कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है। आई रिपीट, मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, लेकिन हुक्स लॉ बेसिकली रिलेट करता है रीस्टोरिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 6th है जी, द लिमिट बियॉन्ड विच अ मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड। जी, इलास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर या अपनी ओरिजिनल शेप को रीस्टोर नहीं करता। 6, 7। ओके, विच डिवाइस यूजेस अ बैलेंस व्हील बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। जी, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वॉच हमारे पास बैलेंस व्हील यूज करती है जो कि टू एंड फ्रो मूव करता है, और जिसकी वजह से रेगुलर टिक टिक जो है या जो गेयर्स होते हैं उसके वो मूव करते हैं। ओके, अ स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स। जी,
स्प्रिंग बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट को मेजर करता है, क्योंकि ये बेसिकली फोर्स को मेजर करता है। तो वेट जो है वो हमारे पास काइंड ऑफ फोर्स होती है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। 9 है, इन अ गिल्वानोमीटर द हेयर स्प्रिंग हेल्प्स इन, जी गैल्वानोमीटर में जो हेयर स्प्रिंग होता है, अगर आपने कभी गैल्वानोमीटर देखा है तो गैल्वानोमीटर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे उसकी एक नीडल लगी होती है, ठीक है, ये 0 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर करंट गुजरेगा तो इस तरफ, अगर दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इस तरफ, तो डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये बेसिकली जो हमारे पास हेयर स्प्रिंग है ये डिफ्लेक्शन को प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ, फोर्स के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। 10th है, द ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन फॉर अ स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। जी ग्राफ जो है वो ऐसी बॉडी के लिए जो कि हुक्स लॉ को ओबे करती है, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट हैपन टू अ मटेरियल व्हेन इट स्ट्रेच बियॉन्ड इट इलास्टिक लिमिट। जी अगर हम उसको इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे और वो इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाएगा तो वो अपने आप को रीस्टोर नहीं करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इन इलास्टिक मटेरियल भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो उसमें परमानेंट डीफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और वो अपनी ओरिजिनल साइज शेप को नहीं रिस्टोर करेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज द स्प्रिंग कांस्टेंट रिलेट टू द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। जी स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्टिफनेस कैसे आपको बताता है। आई थिंक सो ये आगे लिखना भूल गए हम लोग। तो ये जो स्टिफनेस है, ये स्टिफनेस देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं अभी बताता हूँ आपको। यस, ये आ गया। ओके, a stiffness spring constant is a measure of spring stiffness. A larger K means a stiffer spring requiring more force to produce a given extension. जी अगर तो आप इसको just a minute 3 ओके, तो हमने जो स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था उसमें हमने देखा था K इक्वल्स F/X। मतलब कि अगर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए। ये बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बता रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डज द टेनिस बॉल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग हिट बट प्लास्टिक डज नॉट। जी क्योंकि टेनिस बॉल जो है वो बेसिकली जो है वो इलास्टिक मटेरियल होता है। आपने देखा कि वो रबर से बेसिकली बनी होती है, तो इसलिए वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करती है, रिस्टोर कर लेती है। लेकिन जो हमारे पास प्लास्टिक होता है वो इलास्टिक मटेरियल नहीं होता, तो इसलिए अगर हम उसको उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें कोई परमानेंट चेंज आ जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर नहीं कर सकता। ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द हेयर स्प्रिंग इन अ मैकेनिकल वॉच। जी जो हेयर स्प्रिंग हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसको रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे जो व्हील होता है बैलेंस व्हील वो टू एंड फ्रो मूव करके ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे हम टाइम को रेगुलेट कर सकते हैं। जो टिक टिक आपको जो घड़ी पे सुनाई देती है बेसिकली वो बैलेंस व्हील की टू एंड फ्रो मोशन होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक मटीरियल्स विद 1 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। जी इलास्टिक मटीरियल जो है जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, और इन इलास्टिक मटीरियल में आपके पास प्लास्टिक के मटीरियल आते हैं, क्ले के मटीरियल यानी मिट्टी से बने होते हैं जो, वो सारे के सारे इन इलास्टिक होते हैं। तो आप खुद से भी कुछ डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एक्सप्लेन हुक्स लॉ विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड लेबल्ड ग्राफ। जी मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया है शुरू में, और मैंने आपको हुक्स लॉ की डेफिनेशन भी समझा दी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, ये भी आपको बता दिया कि नेगेटिव साइन क्या बताता है। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, और इसका यूनिट भी आपको बता दिया न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ओके, डिस्क्राइब एनी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ। मैंने आपको 3 बताई हैं और आपने जो है वो 2 बतानी है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको बैलेंस व्हील बताया, देन मैंने आपको स्प्रिंग बैलेंस बताया, एंड देन गैल्वेनोमीटर। और आपने तीनों या 2 एप्लीकेशन बताने के बाद ये भी बताना है कि किस तरह से इन एप्लीकेशंस में हुक्स लॉ जो है वो ओबे हो रहा है। तो
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ अनिल आबिदीन साइनिंग ऑफ।